Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridi Kilor, and this is the Laksh series for the UPSC prelims, which will be conducted on the 5th June of 2022. And the idea is simple, basically. UPSC prelims जो है वो एक साल के अप्रॉक्सीमेटली करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछता है. मोर इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड कोई जो स्टैटिक टॉपिक है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड क्योंकि देयर इज ओनली 30 to 35 डेज रिमेनिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स, सो हमारा बेसिकली ऑब्लिगेशन है जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है कि हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स जितनी भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर सके उनको रिवाइज कर ले. यूपीएससी का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसमें इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, आर्ट एंड कल्चर, मैपिंग, इन सब में से ज्योग्राफी से एसोसिएटेड इन सब में से करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं. वी हैव नॉट इंक्लूडेड हिस्ट्री इन दिस बिकॉज हिस्ट्री इज बेसिकली एंटी करंट अफेयर्स. हिस्ट्री इज समथिंग विच इज द एंटीथीसिस ऑफ द करंट अफेयर्स. इस सीरीज का अगर आपको फायदा एक्चुअली में उठाना है, इफ यू रियली वांट टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सीरीज, देन लेट मी टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट. अगर आपको सीरीज के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो जस्ट टाइप लक्ष्य स्टडी आईक्यू ऑन यूट्यूब, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी लक्ष्य की. लक्ष्य के 2 वीडियो आते हैं हर रोज. एक शाम को 6 बजे आता है जो कि 22 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, यानी कि 21 मई तक देयर विल बी 30 वीडियोस फॉर यू. एक 11 बजे सुबह आता है जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द पॉलिटी, क्योंकि उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी करने हैं. ठीक है, पॉलिटी के जो 10 वीडियो हैं उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 70 से 80 लास्ट ईयर्स के कुछ टॉपिक्स आपके साथ कवर किए हैं. आप इन वीडियोस को देखेंगे, आपको पीडीएफ्स इनके सारे के सारे अवेलेबल हैं. जैसे ही आप यूट्यूब वीडियो जो भी लक्ष्य का वीडियो देखते हैं उसका टॉप कमेंट होता है, वहां पे आप अपना पीडीएफ, इन सारी क्लासेस का पीडीएफ भी ले सकते हैं वहां से. बट मोर इंपॉर्टेंटली दैट शैल नॉट बी इनफ. The important thing, the important action that you need to take so that the series benefits you is कि जब भी आप सारे के सारे वीडियो देखें पॉलिटी के, उस वीडियो में और उस पीडीएफ में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को अपने स्टैटिक किताब से कवर करें. जो भी लक्ष्मीकांत है, आप जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के उन पीडीएफ को यूज करेंगे नोट्स की तरह, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. बट एक हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाने पे वहां पर एग्जाम प्रेशर में सिली मिस्टेक होने की संभावना है. इफ यू डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन जहां पे हमें बेसिकली कॉइन टॉस या लक पे अपनी लाइफ को छोड़ दें, तो द मोस्ट नेसेसरी स्टेप व्हिच यू नीड टू डू, आई विल रिपीट वंस अगेन, you watch the videos of the Laksh series, you get the PDFs of the Laksh series, you revise them at least once or twice, but the important thing that you need to do is that कि उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स को आप अपनी स्टैटिक बुक में कवर करें. जैसे कि I'll give you an example. We'll be studying a news today which pertains to 5th schedule and the 6th schedule. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शेड्यूल है, 5th और 6th, मतलब 12 शेड्यूल है. 5वें और 6ठे शेड्यूल से एसोसिएटेड एक न्यूज आज हम करेंगे. उस न्यूज को पढ़ने के बाद, उस न्यूज को समझने के बाद, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन कि आप 5th और 6th शेड्यूल और उससे एसोसिएटेड जो भी आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 244A के बारे में हम पढ़ेंगे, उन आर्टिकल्स को आप अपनी स्टैटिक बुक से भी करो. वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. इफ वी आर नॉट डूइंग दैट देन वी आर एक्चुअली नॉट वर्किंग हार्ड. विल स्टार्ट विद इट अगेन. जैसे कि एक न्यूज देखते हैं, फर्स्ट न्यूज, इसके बारे में एग्जांपल करते हैं. दीमा हसाओ कार्बी ग्रुप्स टू स्टेज प्रोटेस्ट इन दिल्ली फॉर द ऑटोनोमस स्टेट. बेसिकली इट्स रिलेटेड टू दी आसाम. आसाम की एक प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ जहां पे ये डिमांड रखी गई है, डिमांड फॉर एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन आसाम हैज बीन रेज्ड बाय द सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी in accordance with the provision of the 244A of the constitution. This is the news. न्यूज सिंपल है, न्यूज को पढ़ के तो हमें आसानी से समझ में आ गया कि आसाम के कुछ ग्रुप्स हैं वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. किस लिए? कि आसाम के कुछ एरियाज को ऑटोनोमस स्टेट घोषित कर दिया जाए, या उनकी डिमांड है कि ऑटोनोमस स्टेट बना दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल नंबर 244A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ न्यूज हमें पता है, अब हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट डालनी है. व्हाई Assam is actually demanding, certain sections of the society are demanding autonomous state. What is basically article number 244A, and because we can already know that it is added by an amendment. कौन सी amendment से article add हुआ था, and more importantly ये autonomous state का जो concept है, does it exist in India? It does, probably that's why the demand has been raised. देखिए पहले इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं. 1950 में एक सेपरेट हिल स्टेट की डिमांड जनरेट हुई थी अनडिवाइडेड असम में.
असम पहले बेसिकली असम के अंदर मेघालय भी था, ठीक है। जो पुराना अगर आप 1950 में भारत का नक्शा देखोगे तो उस समय जब असम जहां पर लिखा होगा तो उसमें प्रेजेंट डे जो टेरिटरी है असम की वो तो हो गई होगी, साथ में मेघालय की भी, सो दैट विल बी अनडिवाइडेड असम। सो 1950s में एक डिमांड उठी कि एक सेपरेट हिल स्टेट बना दी जाए, कुछ ट्राइबल पॉपुलेशंस की तरफ से वो डिमांड हुई थी। वो एजिटेशन कम से कम 2 डेकेड तक चलते रहे और फाइनली मेघालय को अलग से स्टेट बना दिया गया 1972 को। असम के जो प्रेजेंट डे असम है, जब वो 1972 से पहले अनडिवाइडेड असम कहलाया जाता था, अनडिवाइडेड असम में से द यूनाइटेड खासी हिल और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स, ये पहले के पहले, ये तीनों के तीनों पहले असम के पार्ट थे। तो इन तीनों को अलग करके 21 जनवरी 1972 को एक नई स्टेट बना दी गई, मेघालय, ठीक है। एक तो सिंपल प्रोसेस हो गया। इसमें द कार्बी आंगलोंग एंड द नॉर्थ कछार हिल्स, जो कि असम के रीजन है, प्रेजेंट डे असम के रीजन है, ये भी इस मूवमेंट के पार्ट थे। दे वर गिवन एन ऑप्शन टू स्टे इन असम और ज्वाइन मेघालय। अब रिपीट करते हैं बात को, इसको मुद्दा क्या हुआ देखिए। सो 1950s में असम, जो कि असम प्लस मेघालय इस समय, उस समय अनडिवाइडेड असम था, उसमें एक डिमांड उठी क्या कि हमें उस सेपरेट स्टेटहुड चाहिए। दैट डिमांड वेंट ऑन फॉर अ वाइल, कम से कम 2 डेकेड तक वो चर्न चलता रहा। फाइनली आफ्टर 2 डेकेड्स द गवर्नमेंट गेव इन, और जो अनडिवाइडेड असम था उसमें यूनाइटेड खासी हिल, जयंतिया और गारो हिल्स को अलग करके मेघालय को एक नए स्टेट के रूप में बना दिया गया 21 जनवरी 1972 को। उस दिन मेघालय स्टेट बनती है, ठीक है। अब जो ये प्रोटेस्ट थे सेपरेट स्टेटहुड के, इसमें असम के कुछ और भी रीजन्स थे, जैसे कि कार्बी आंगलोंग एंड द नॉर्थ कछार हिल्स, ये उस स्टेटहुड मूवमेंट के पार्ट थे। बट when the Meghalaya was formed, they were given an option to either become part of the Meghalaya or to stay with the Assam. Obviously, they stayed with the Assam, and right now you can say Karbi groups are staging protest in the Delhi for the autonomous state. So now you see the connection. अब ये क्यों? Why did they choose to stay in the Assam? They stayed back क्यों? क्योंकि सेंटर ने उनको नए और ऑटोनोमस पावर्स प्रॉमिस किए अंडर आर्टिकल नंबर 244A। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 244A? वी विल जस्ट सी इट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 244A एक अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, और जो कार्बी आंगलोंग और जी नॉर्थ कछार हिल्स वाले जो स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, जो कि मेघालय में नहीं जुड़े, इनको प्रॉमिस किया गया कि यू विल गेट मोर ऑटोनॉमी, यू विल गेट मोर पावर्स। So they stayed with the Assam. 1980s में the demand for the more power autonomy फिर दोबारा से बढ़ी, जिसमें से कार्बी ग्रुप्स जो थे, जो कि अभी फिर दोबारा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, also resorted to violence. Indeed, it actually ended up becoming an armed separate insurgency demanding full statehood. That went on for several decades, और वो कुछ अब मतलब more or less basically controlled भी है। Article 244A है क्या? That is our concern today. Article 244A allows for the creation of an autonomous state within Assam in certain tribal areas. देखेंगे अगर आर्टिकल 244A, it says formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of minister both therefore। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 स्पेसिफिकली असम के बारे में बात करता है, एंड इट गिव्स प्रोविजन कि असम के कुछ एरियाज है, वहां पे सर्टेन ऑटोनोमस एरियाज बनाए जा सकते हैं, ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज बनाए जा सकते हैं, वहां पर एक लोकल लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए वो बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली बिकॉज it's added by the amendment that was added by the 22nd constitutional amendment of 1969। अब आर्टिकल 244A जो है वो ऑटोनोमस पावर देता है टू द ट्राइबल एरियाज देन द 6th शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शेड्यूल है इस पॉइंट से एसोसिएटेड, 5th एंड द 6th शेड्यूल। 5th और 6th शेड्यूल के बारे में आज हम बात करेंगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 244A अकाउंट्स फॉर मोर ऑटोनोमस पावर टू ट्राइबल एरियाज देन द 6th शेड्यूल। अब 6th शेड्यूल में जो ऑटोनोमस एरियाज होते हैं उनसे भी अधिक पावर देता है आर्टिकल नंबर 244A। ऑटोनोमस काउंसिल्स अंडर द 6th शेड्यूल डू नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देयर इज अ कंफ्यूजन, मैं बताता हूं, देखिए आइए पहले 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? 6ठा शेड्यूल ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, AMTM। ये जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहां पर जहां पर भी ट्राइबल, जहां पर ऐसी पॉपुलेशन है जो कि ट्राइब्स है, उनको ऑटोनोमस रूल करने के लिए कुछ पावर्स मिलती हैं, और वो सारे के सारे एरियाज लिखे गए हैं 6th शेड्यूल में। इसके साथ साथ एक 5th शेड्यूल भी है जो इन चारों स्टेट के अलावा जितने भी देश में शेड्यूल्ड एरियाज है उनके बारे में बात करता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 स्टेट्स फॉर नाउ।
And now we are talking about the article number 244A. सिक्स शेड्यूल AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज है उनको ऑटोनोमस पावर्स देता है। ऑटोनोमस पावर्स मतलब कि खुद अपने आप को रूल करने की, मतलब कि वहां पर पार्लियामेंट के और जो स्टेट लॉज हैं बिना प्रेसिडेंट और गवर्नर की सहमति के वहां पर लागू नहीं होते हैं। वहां पे जो रहने वाले ट्राइब्स हैं वो अपने लॉज और अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग रह सकते हैं, अपने लॉज खुद बना सकते हैं, अपना रेवेन्यू खुद कलेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 244 गिव्स मोर पावर इवन देन द सिक्स्थ शेड्यूल। ये जो स्पेशल प्रोविजन है दे आर गिवन अंडर द आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275 में। तो देखो, असम में द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग एंड द वेस्ट कार्बी एंड द बोडो टेरिटोरियल रीजन आर अंडर दिस प्रोविजन। सो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, देयर आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स इन दीज स्टेट्स जो कि ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज कहलाती है, ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज कहलाती हैं। ठीक है, दीज आर ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज। असम के अंदर ऐसे 4 ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज है। नंबर 1 इज दीमा हसाओ, नंबर 2 इज कार्बी आंगलोंग, नंबर 3 इज वेस्ट कार्बी एंड नंबर 4 इज द बोडो टेरिटोरियल रीजन। ये 4 ऑटोनोमस जो ट्राइबल एरियाज हैं दे आर कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल। इट गिव्स दीज 4 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पावर टू सेल्फ रूल। ये अपने खुद के जुडिशरी के कुछ लॉज लगा सकते हैं, खुद रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और खुद के लॉज बना सकते हैं। पार्लियामेंट के बने हुए लॉ या स्टेट गवर्नमेंट के बने लॉ इनके ऊपर डायरेक्टली, इन एरियाज के ऊपर डायरेक्टली लागू नहीं होते हैं। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एरियाज और चेंज द नेम्स ऑफ द ऑटोनोमस। The executive powers of the union extend in the scheduled areas with respect to the administration in the 5th schedule. 6th schedule में ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो 5th शेड्यूल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, 6th शेड्यूल क्या था? 1949 में आर्टिकल 245 6th शेड्यूल बनाता है, जिसका उद्देश्य ये था कि जो भी ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं पर्टिकुलर कहीं पर जहां पर ज्यादा डोमिनेशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। एंड हाउ दे विल डू इट? दे विल मेक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। So autonomous district council are those bodies which represent a district to which the constitution has given degrees of autonomy. मतलब कि आप इसको कंपैरिजन के लिए देखिए, आप किसी एक नदर्न स्टेट्स को लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड देन हरियाणा इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। अब जब भी हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ बनाती है तो वो सारे के सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स पर यूनिफॉर्मली इमीडिएटली लागू हो जाता है। सिमिलरली जब इंडिया का पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है तो वो पूरे के पूरे हरियाणा के ऊपर, इवन दो इट्स अ स्टेट बट वो लॉ सेंट्रल लॉ है, वो पूरे के पूरे हरियाणा पर यूनिफॉर्मली लागू हो जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन द असम, केस ऑफ द असम में सारे रीजन पर नॉर्मली लागू होगा कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द असम का लॉ बनाया हुआ, परंतु 4 ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन जो हैं ये, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इन चारों जगह पर दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी और बोडो टेरिटोरियल पर वो लागू नहीं होता है। दोज आर नॉट एक्चुअली इमीडिएटली एप्लीकेबल टू देम, रादर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू शेड्यूल टू विद देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन द 5th शेड्यूल। पर जो 6th शेड्यूल है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये 6th शेड्यूल में आते हैं, यहां पर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर इन एरियाज के ऊपर नहीं लगती है, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की लगती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स होते हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। तीनों की तीनों, लेजिस्लेटिव भी दे कैन मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव भी दे कैन इंप्लीमेंट लॉ, जुडिशरी भी ऑल्सो दे कैन सॉल्व सर्टेन केसेस, जुडिशरी ऑल्सो। मतलब कि जैसे कोई ट्राइब्स हैं, उन 2 ट्राइब्स के बीच में कुछ कोई क्राइम हो गया, कोई चोरी का क्राइम हो गया, कोई छोटा क्राइम हो गया, ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें 5 साल से कम की सजा है, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कोर्ट वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सॉल्व कर सकती है। ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है इसमें 3 मेंबर होते हैं, 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। दे कैन मेक रूल, लॉज, रेगुलेशंस, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज से रिलेटेड, ये सब इनके पास है। मतलब कि देयर आर सर्टेन लॉ, सर्टेन टॉपिक्स जिनके ऊपर लॉ बना सकते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इन असम, जहां पर 40 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं एंड दे हैव राइट टू मेक लॉज ऑन द 39 इश्यूज। आई विल रिपीट वंस मोर बिकॉज इट माइट एक्चुअली गेट कंफ्यूजिंग। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट इट। So in Indian constitution there are 2 schedules, 5th schedules and the 6th schedule। 6th schedule में
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने का प्रावधान है। यहाँ के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं। तो वी आर स्टडिंग अबाउट द असम टुडे। उसके अंदर 4 है। 5th शेड्यूल के अंदर भी शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन है। शेड्यूल्ड एरियाज, इट टॉक्स अबाउट द शेड्यूल्ड एरियाज एक्सेप्ट AMTM, एक्सेप्ट दीज 4 स्टेट्स। तो बाकी देश में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज है वो 5th शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। इसमें टोटल आते हैं 10 स्टेट्स। देखिए, 5th शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। सो यूजुअली जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है स्टेट की, दैट डू नॉट डायरेक्टली गेट एक्सटेंडेड टू दी शेड्यूल्ड एरियाज। इस समय 10 स्टेट है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना, जहां पर 5th शेड्यूल्ड एरिया है। यूपीएससी एक देयर इज ऑलवेज ए रेंज ऑफ क्वेश्चंस, मतलब पॉलिटी में कुछ इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है वो ये होता है कि 5th शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी 10 स्टेट्स आती हैं। दे कैन गिव यू सम ऑप्शंस विद इट, सो इट इज डिफिकल्ट बट यू हैव टू नो दिस। सी 6th वाला आसान है। 6ठे शेड्यूल में कौन सी 4 स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इट्स इजीली एवरीबडी वुड नो इट, जिसने भी पढ़ा है। 5th शेड्यूल में कौन सी 10 स्टेट्स आती हैं वो मुश्किल होगा। पार्लियामेंट के और जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो लॉज होते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पे या ऑटोनोमस रीजन पे। अप्लाई होते हैं पर उसमें कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस या कुछ एक्सेप्शंस करके लगाए जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द 6th शेड्यूल हियर एंड ऑब्वियसली 5th ऑल्सो। काउंसिल, अभी जो काउंसिल्स होते हैं, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती हैं, दे हैव बीन एंडाउड विद सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स। मतलब कि ये अपनी खुद की विलेज कोर्ट्स भी बना सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल होता है। इनके जो फाइनल जो ऑब्वियसली जुडिशरी की जो फाइनल जो पावर है, ऑब्वियसली वहाँ की जो भी हाई कोर्ट होगी, तो असम की जो गुवाहाटी हाई कोर्ट होगी उनके पास लाई करती है। बट येस, दे कैन टेक सर्टेन जुडिशियल डिसीजंस ऑल्सो। सो यू मीन टू, मतलब बेसिकली अगर सरलता से समझी जाए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ ऐसे एरियाज है जो कि ऑटोनोमसली फंक्शन करते हैं। ऑटोनोमस का मतलब यह है कि नॉर्मली पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ उनके ऊपर इमीडिएटली लागू नहीं होते हैं। दे फंक्शन विद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसमें 30 मेंबर होते हैं, जो कि एटलीस्ट 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं। दीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैव अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस ऑल्सो। तो किस किस के ऊपर लॉ बना सकते हैं? वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज, हेल्थ, सैनिटेशन, टाउन लेवल पुलिसिंग के, इन सब के ऊपर लॉ बना सकते हैं। असम में रिसेंटली देयर हैज बीन अ डिमांड कि हमें और ऑटोनॉमी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई टुडे वी हैव टू नेसेसरली स्टडी 5th एंड द 6th शेड्यूल डेफिनेटली। एक और नई न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन वन स्टेट कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ हिज स्टेटस फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लैंड अलॉटमेंट इन एनी अदर स्टेट ऑन माइग्रेशन। इस बारे को पूरा एक बार समझना, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए। क्या जजमेंट था? एक शेड्यूल्ड कास्ट था जो कि जनरली पंजाब में, ही बिलोंग टू पंजाब एंड ही वॉज द ऑर्डिनरली परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब। पंजाब में जनरली रहता था, बट देन ही मूव्ड टू द राजस्थान। द सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो इंडिविजुअल शेड्यूल्ड कास्ट है, पंजाब का था लेकिन पंजाब में ही रहता था, कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान for the purpose of the purchase of land allotted to a landless scheduled caste person. So basically राजस्थान गवर्नमेंट came up with a scheme जहाँ पे basically जो landless scheduled caste person थे उनको किसी प्रकार की लैंड अलॉट की जा रही थी। अब जो पंजाब का जो शेड्यूल्ड कास्ट था वो वहां पर जाकर वो लैंड लेना चाहता था, तो सुप्रीम कोर्ट सेड नो, यू कैन नॉट क्लेम दैट बेनिफिट। वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के शेड्यूल्ड कास्ट को मिलेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इस प्रकार से बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। सो अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब in relation to his original state of which he is permanent or an ordinary resident cannot be deemed to be so in relation to any other state on his migration to that state for the purpose of the employment or the education। ये नेशनली अप्लाई नहीं होगा। इसको ये मत सोचना कि सर इसका मतलब अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब माइग्रेट करेगा तो क्या फिर उसको नेशनल एग्जाम्स में भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी? नो, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। वो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि वो पैन इंडिया लेवल पर है। बट जो स्टेट की स्कीम्स होती है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की शेड्यूल कास्ट के लिए कोई पर्टिकुलर स्कीम है तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को मिलेगी, रादर की अगर कोई और दूसरा माइग्रेट करता है तो उसको नहीं मिलेगी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आप जानते हैं कौन होते हैं ये? चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। दे आर
दैट इज इंफॉर्मेशन दैट यू वुड अग्री विद कि दे आर द मोस्ट डिसएडवांटेजियस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप, मतलब इकोनॉमिकली भी ये बहुत वीक हैं और सोशली इन फ्रॉम सेवरल सेंचुरीज दे हैव आल्सो बीन द मोस्ट डिसएडवांटेजियस कम्युनिटी। शेड्यूल्ड कास्ट कौन है? दे आर कम्युनिटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द हिंदू कास्ट सिस्टम। हिंदू जो सोसाइटी है वो कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर और बेस्ड ऑन द प्योरिटी। तो जो हिंदू कास्ट सिस्टम है उसके अंदर जो जो कास्ट आती हैं उसके बाहर जो कास्ट है उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। सो फॉर एग्जांपल 2011 के सेंसस में, सेंसस हर 10 साल के बाद होता है, तो 2011 में जब हुआ था द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन थी भारत में 16.6% थी। अगर हम बात करें वर्ण सिस्टम की, राइट, शेड्यूल्ड कास्ट को वर्ण सिस्टम में कहां पर प्लेस किया जाएगा? हिंदू जो सोसाइटी है दैट इज बेस्ड ऑन दी वर्ण सिस्टम, राइट। वर्ण में डिवाइड किया गया सोसाइटी को। तो 4 मेजर वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन चारों वर्ण के बाहर जो कम्युनिटीज होते हैं दोज आर कॉल्ड एज द शेड्यूल्ड कास्ट। सो दीज कम्युनिटीज जो कि स्पेसिफिकली सैनिटेशन में काम करती थी, एनिमल कैरकसेस, क्लीनिंग ऑफ एक्सक्रीटा, या ऐसे कोई भी काम जो अनक्लीन मटेरियल्स है, बिकॉज द कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्योरिटी। तो जो भी अनक्लीन, लेदर से अगर कोई काम, लेदर के साथ कोई काम करते थे, एक्सक्रीटा से, सैनिटेशन से एसोसिएटेड, तो ऑल दोज पीपल वर केप्ट outside the Vern system, outside the caste system, and these became the scheduled caste community. They were considered a Vern or outside the existing Vern system. ठीक है। उसके साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब वो होती है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है बट ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है। सो शेड्यूल्ड कास्ट आर बेसिकली बेस्ड ऑन द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन, whereas शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। वो जो जनरल कॉमन सोसाइटी थी उनसे इतना दूर रहते थे, जंगलों में रहते थे, सो दे वर कॉल्ड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब। प्रिमिटिवनेस, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब कि इनका दूसरी सोसाइटीज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होता था, ट्रेड नहीं करते थे, किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता था। शाइनेस, दे डोंट लाइक एंगेजिंग विद अदर पीपल। सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी या डेवलप हुई, किसी प्रोग्रेस हुई एजुकेशन के मामले में या प्रोग्रेस के मामले में, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिमेन्ड देयर ओनली, वो सबसे कट ऑफ रहे, आइसोलेटेड रहे। ओके, सो बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस भी रहे। सो देयर आर ओवर 700 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया और इनकी जो पॉपुलेशन है सेंसस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 8% के करीब है। तो 16% है तो मतलब कि नंबर वुड बी 20 करोड़, राइट, 20 करोड़ के करीब, और 8% है तो नंबर वुड बी 10 करोड़। तो 20 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट है देश के अंदर ऑब्जेक्टिव नंबर्स पे और 10 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। इजी। गवर्नमेंट नीति आयोग जो हमारा थिंक टैंक है, उन्होंने रिसेंटली एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल यानी कि कई सारी डायमेंशंस को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एमपीआई कौन निकालता है? ये निकाला जाता है यूजुअली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। बट सैड न्यूज फॉर यू, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, सो आई डोंट थिंक सो दे आर गोना आस्क इट अगेन। मैं वो क्वेश्चन बताता हूं जो कि ये यूपीएससी इंटरेस्टेड होगा इस साल, अगले साल, किसी न किसी साल ये पूछने वाला है। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, इसमें कौन कौन सी डायमेंशंस होती है? देयर हैज बीन सेवरल क्वेश्चंस लाइक दिस कि इंडेक्स में क्या पूछा जाता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ मेकिंग दैट इंडेक्स। ठीक है। अब इंडिया की जो रैंक है 2021 में थी 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज। इट्स बैड एक्चुअली में। ठीक है। अब सारे के सारे जो ये पॉवर्टी इंडेक्स होते हैं, इनका उद्देश्य यही होता है कि टू द पॉलिसी मेकर्स दे कैन गिव द डेटा एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी, ताकि जो ग्लोबल पॉवर्टी है उसको खत्म किया जा सके, नई पॉलिसीज बनाए जा सके। हमारा जो आज का फोकस प्रीलिम्स से रिलेटेड है वो ये होगा कि क्या डायमेंशंस होती हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। सो वन इज द इजीएस्ट पार्ट, 3 होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है कि कौन पुअर है कौन नहीं है। बट एक्चुअली में ये मल्टी डायमेंशनल है, इनके पीछे भी कुछ और खास है। देखिए, सबसे पहले जब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है? हेल्थ को उसके अंदर 1/3 जगह मिलती है, एजुकेशन को 1/3 मिलती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को 1/3 मिलती है। एजुकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ डू यू आइडेंटिफाई? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द स्कूल अटेंडेंस। See, if you can easily think,
जितना भी आदमी ज़्यादा पुअर होगा उसकी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग उतनी ही कम होगी. The richer the person is, the more financially secure the person is, more years of schooling are always included in that. तो पहले आप 12th करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर MBA करते हैं, फिर IIT करते हैं, फिर MBA कर लेते हैं, फिर और कुछ और उस पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलती रहती है. इफ़ यू हैव द मनी एंड इफ यू हैव द रिसोर्सेज. पुअर पर्सन की ईयर ऑफ स्कूलिंग 4 साल होगी, 5 साल होगी, 6 साल होगी. आइडेंटिफाई कि कैसे पॉवर्टी इंडेक्स को निकाला जा रहा है. ऐसे निकल रहा है पॉवर्टी इंडेक्स. हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी. द पुअरर द पर्सन इज, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट उतना ही ज़्यादा हाई होगा उस कम्युनिटी का या उस सोसाइटी का, क्योंकि एक्सेस नहीं मिल रहा होगा टू द मेडिकल केयर. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिसाइड किया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, कुकिंग फ्यूल, एसेट ओनरशिप, क्या क्या है क्या नहीं है. नाउ देर आर टोटल 10 इन टोटल 10 पैरामीटर्स हैं, 10 इंडिकेटर हैं ये बात आइडेंटिफाई करने के कि कौन पुअर है कौन नहीं है. And if you don't believe it, you can do a rough exercise right now. Just measure, just name approximately 10 friends of yours. And एक estimate, 10 friends को अपने नाम लिखो and estimate डालो इन सारी चीज़ों का. Child mortality you'll obviously not be able to take. Access to medical care भी नहीं पता चलेगा. Electricity, water, sanitation, waste treatment. You'll probably get the years of schooling and you'll get the asset ownership. You can make a guess on it. Okay, nothing else. बाकी आप कुछ नहीं कर पाएंगे. But that even with the 2 parameters, you'll be able to gauge who is financially well and who is financially not well. And MPI जो होता है वो 10 इंडिकेटर को यूज करता है. We need to remember all 10. A question will certainly be asked pertaining to this कि कौन कौन से 10 पैरामीटर है या 3 पे. तो एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तो नॉन डिबेटेबल है, ये तो नॉन नेगोशिएबल. अगर ये याद नहीं है तो एग्जाम में घुसना नहीं है. बट बाकी जो 10 है वो भी याद करके रखिएगा क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है. दिस वॉज द लास्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिटी सीरीज. उसके बाद अब आप इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के आपके जो लेक्चर्स होंगे आप उनको अटेंड कीजिए. बट मैं जैसे बताया कि जो सही तरीका है लक्ष्य सीरीज को यूज करने का, वो तरीका ये है कि सबसे पहले आप वीडियोस देखेंगे, विच इज फर्स्ट काइंड ऑफ नेसेसरी एक्सरसाइज इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. देन यू कैन ऑल्सो गेट द PDFs, दोज आर अवेलेबल बिलो द यूट्यूब कमेंट्स. आप यूट्यूब वीडियो के नीचे जो भी सबसे टॉप कमेंट पे आपको PDF भी मिल जाएगा. बट मोर नेसेसरी थिंग इज दैट आफ्टर रिवाइजिंग दैट PDF और समथिंग, यू हैव टू जो भी उसके अंदर जो टॉपिक है उसको स्टैटिक पार्ट को, उसके स्टैटिक पोर्शन को स्टडी करना pertaining to all those. That is what actual revision is, not watching the videos or not studying the PDFs only. So अगर 5th और 6th शेड्यूल पढ़ा है, please study it from the static also. अगर हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में और शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में पढ़ा है तो please study it from the static also. That, my friend, is the more necessary exercise that you need to do. I promise you, it's kind of a virtual promise, but I can promise you, अगर आप लक्ष्य की सीरीज which will have around 55 lectures for you, at least 50 to 55 lectures for you, अगर आप उसको पढ़ते हो, PDFs को रिवाइज करते हो, मोर इंपॉर्टेंटली जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्टैटिक से रिवाइज कर लेते हो, you would be able to improve your score by at least 10 marks. That is what we need, right? हम जब ही अभी अगर आप MCQs लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वही 5 या 10 नंबर से ही फर्क होता है. Nobody loses the cut off by 40 marks. कोई आके ये नहीं कहता कि अरे सर मेरे तो इस बार 50 नंबर आए, मेरी तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो गए. When you lose cut off, it's always by 2 marks, it's always by 4. कट ऑफ 95 होती है, we are getting 95. कट ऑफ 92 होती है, we are getting 89. कट ऑफ 102 होती है, we are getting 98. So those 3 या 4 या 5 मार्क्स कैसे आते हैं? This is how you're going to do it. You will be able to improve your score by more than 5 to 10 marks. But diligence is kind of required. Or it's easy. There are just 2 videos of half an hour each day. You just have to, those topics have been identified for you. You just have to, it'll only take 1 more hour. तो basically दिन के सिर्फ 2 घंटे आपको देने हैं लक्ष्य सीरीज पे. And you will relatively be able to revise at least 60 to 70% of the current affairs of last 1 year with the static part. This has to improve your score if you do it right. For any other questions, please do write below this YouTube video. If you appreciate the video, do that also. You can find me on the Instagram if you have any other questions. Best of luck for your prelims. Have a nice day. Till we meet again.